तो हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में, जिसमें बेसिकली हमने आज जो सवाल उठाए हैं वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लगभग ये सवाल पूछे जाते रहते हैं और आज बेसिकली हम जो बात करने वाले हैं, जो सवाल होंगे वो वैदिक कल्चर से रिलेटेड होंगे, वैदिक पीरियड से रिलेटेड होंगे, जिसमें आज जो सवाल हम उठा रहे हैं या हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं वो वैदिक पीरियड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने सवालों के साथ। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, मैं इस सवाल को फिर से एक बार बताने की कोशिश करती हूँ। इसमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद मतलब अपने यहाँ पूरे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है उसमें जो पुरंदर शब्द है वो किस देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब किस देवता को उससे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि पुरंदर कौन है। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और जो आपका पहला ऑप्शन है वो है वरुण, दूसरा ऑप्शन है इंद्र, तीसरा ऑप्शन है राम और चौथा जो ऑप्शन है वो है कृष्ण। और आपका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर नाम से जाना जाता है, वो आइडेंटिफाई हुए हैं पुरंदर शब्द से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हम शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस बुक से ये शुल्ब सूत्र जो है संबंधित है, कौन सा विषय या कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गणित, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिष और चौथा ऑप्शन है ज्यामिति। ठीक है, और हम चाहेंगे कि आप इस सवाल के जवाब को कमेंट करके बताएं और आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो अब मैं आपको इस सवाल का सही जवाब बताती हूँ, क्योंकि आपने वो सवाल अपने मन में सोच लिया है या कमेंट कर दिया है। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ज्यामिति। शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब हम अस्तो मा सद्गमया कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सद्गमया किस वेद, किस पुराण या किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद और चौथा जो ऑप्शन है वो है उपनिषद। ठीक है, अब इन चारों में से जो सही जवाब है, कोशिश करिए जब हम सवाल दें तो आप जो है स्क्रीन पर जब वो सवाल आए, कोशिश करिए आप हमारे जवाब बताने से पहले उसे आप कमेंट कर दें। इससे ये पता चलेगा ना लास्ट में कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है, जिससे आपकी आईक्यू या आपको कितनी नॉलेज है वो पता चलेगी। तो चलिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? यहाँ स्क्रीन पर टोटली 4 ऑप्शन है और जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/6 और चौथा ऑप्शन है 1/5। और यहाँ पर इस सवाल का जो आपका सही ऑप्शन है या सही जवाब है वो है 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल में क्या पूछा गया है। तो इस सवाल में बेसिकली पूछा गया है निष्क नाम से किसे जाना जाता था प्राचीन भारत में। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर आपका। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, तीसरा ऑप्शन है चांदी और जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है या जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोशिश करिए आप हर सवाल के जवाब को कमेंट करिए ताकि आपको आपकी नॉलेज के बारे में पता चल सके। एक टाइप से इसे क्विज समझिए कि हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन ए दिया गया है गौतम, ऑप्शन बी दिया गया है चाणक्य, ऑप्शन सी दिया गया है विदुर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पतंजलि। ठीक है, और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब है पतंजलि। योग दर्शन यानी योग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वो पतंजलि ने बताया था। इन्हें जो है फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है, पतंजलि को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? मतलब इस सवाल में पूछ रहे हैं कि उपनिषद में क्या वर्णित है, किससे संबंधित है, किस बारे में उपनिषद है। ठीक है, और अगर बात करें उपनिषद की, टोटल जो है हमारे यहाँ पर 108 उपनिषद हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो पहला ऑप्शन है वो है दर्शन, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है योग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो उपनिषद में बात करी गई है पूरी वो है दर्शन की। ठीक है, यहाँ पर दर्शन की बात करी गई है उपनिषद पुस्तकों में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, मतलब प्री वैदिक पीरियड में या वेद साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित नदी यानी सबसे ज़्यादा किस नदी का नाम आया है? ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है यमुना और चौथा ऑप्शन आपका है सरस्वती। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है या जो ऑप्शन इस सवाल के लिए सही है वो है ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है वैदिक साहित्य के अंदर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ पर 4 है हमारे पास। पहला ऑप्शन है मीमांसा से, दूसरा ऑप्शन है वेदांत से, तीसरा ऑप्शन है न्याय से और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इस सवाल के लिए सही जवाब है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। लोकप्रिय शासन प्रणाली का मतलब जो उनका रूलिंग वे ऑफ रूलिंग था कैसा था? लोकप्रिय मतलब सबसे ज़्यादा फेमस क्या वे था जिससे जो वैदिक पीरियड के लोग थे वो रूल क्या करते थे? ऑप्शन ए है गणतंत्र, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है राजातंत्र, ऑप्शन डी है वंशानुगत राजतंत्र। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब जो है आपका जो दिया गया है यहाँ पर, मतलब इस सवाल का जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वो है ऑप्शन ए गणतंत्र। गणतंत्र जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वैदिक पीरियड में। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब पूरा जो है टोटल 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें इस सवाल में जो पूछ रहे हैं ना वो पूछ रहे हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पहले किस वेद को लिखा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद और जो चौथा ऑप्शन है वो है यजुर्वेद। तो जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है?
एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं कि कौन सा ऐसा वेद है जो है गद्य रूप में भी रचित है अंशतः, ठीक है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो जो गद्य रूप में रचित है अंशतः वो वेद जो है ऑप्शन डी है, यहाँ पर ऑप्शन डी में आ रहा है वो सवाल का जवाब। तो यजुर्वेद है जो अंशतः गद्य रूप में भी रचित हुआ है, यानी उसकी रचना गद्य रूप में भी करी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? एक बार फिर से हम इस सवाल को जो है रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए पाराशर स्मृति, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलिए। अब आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भगवद गीता, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन नंबर डी है गीत गोविंद, ठीक है। और यहाँ पर इस सवाल के लिए जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है कि आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वो जो है रामायण को दी जाती है, और यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है वो सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर जो सवाल है वो है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास टोटली 4 ऑप्शन है, और जो पहला ऑप्शन है आपका वो है परीक्षित, दूसरा ऑप्शन विश्वामित्र, तीसरा ऑप्शन वशिष्ठ और जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पूछ रहा है कि गायत्री मंत्र की जो रचना करी थी वो किसने करी थी? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की जो है रचना करी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, हड़प्पा मीन्स क्या है कि ये सबसे पहले सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा अपने आर्ट कल्चर के लिए फेमस था। आर्ट के लिए फेमस था, पेंटिंग्स के लिए फेमस था, कल्चर के लिए फेमस था, पॉटरी के लिए फेमस था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है किस वस्तु का उत्पादन ये सबसे ज़्यादा करते थे, ठीक है। ऑप्शन ए कपास है, सॉरी सबसे ज़्यादा नहीं करते थे, सबसे पहले किया था, ठीक है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। और यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो कपास का उत्पादन करने वाले हड़प्पन कल्चर के लोग जो है वो सबसे पहले थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर इस सवाल में आपका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ऐसा प्लेस है जो है वो भारत में जो है स्थित है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? स्क्रीन पर यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, और जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है ग्राम भोजक, ऑप्शन बी ग्रामपति, ऑप्शन सी मुखिया,
और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है या सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, ग्राम भोजक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम लोग। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी महानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि नंद डायनेस्टी जो है वो थी क्या। तो नंद डायनेस्टी जो है थर्ड रूलिंग डायनेस्टी थी मगध के ऊपर। मगध पे इनका शासनकाल था और मगध का जो कैपिटल था या जो उसका जो है राजधानी थी मगध की वो पाटलिपुत्र थी। और जो मगध के यानी कि नंद वंश के या नंद डायनेस्टी के जो सबसे लास्ट राजा हुए थे यहाँ पर वो महापद्म नंद हुए थे। ठीक है, पर इस सवाल में जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे या फाउंडर कौन थे। तो जो नंद वंश के फाउंडर थे इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वो ऑप्शन नंबर सी है, महानंद। ठीक है, ये नंद डायनेस्टी के फाउंडर या संस्थापक थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 330 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 300 ईसा पूर्व। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है इस सवाल के लिए कि सिकंदर का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, वो हुआ था 326 ईसा पूर्व, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब है। और आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे जीके क्विज के क्वेश्चन और चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताएं। एंड बाय बाय।